महाराष्ट्र में महाभारत जारी है और ये महाभारत जो है हर घंटे एक नया मोड़ लेता दिख रहा है। ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है जो कि महाराष्ट्र में हुआ है, ये एक दिलचस्प मोड़ की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब जो लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि क्या जो है उद्धव ठाकरे कैबिनेट की बैठक बुला करके विधानसभा भंग कर सकते हैं। जी हाँ, इस तरह के ट्वीट जो है संजय राउत ने किए हैं। और दूसरी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे भी पॉजिटिव हो गए हैं, गवर्नर साहब भी पॉजिटिव है। गवर्नर साहब हॉस्पिटल में है, उन्होंने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुझसे आप बात कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि यदि कैबिनेट कोई डिसाइड करे कि विधानसभा भंग करने के लिए, तो वो चिट्ठी कैसे जाएगी गवर्नर साहब के पास। संविधान के दो विशेषज्ञों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि यदि कैबिनेट ये तय करती है कि विधानसभा को भंग किया जाए तो गवर्नर साहब बाध्य होंगे। यही परंपरा रही है, कई बार सेंटर में भी हुआ है, चुनाव भी इसलिए हुए हैं, वाजपेयी जी के समय में भी ऐसा हुआ था। और सोहित हमारे साथ हैं जो वहीं पे हैं जहां पे कैबिनेट होनी है। सोहित, बताइए कितने बजे कैबिनेट, क्या क्या सुन रहे हैं आप? उसके पहले जो है मैं संजय राउत को सुना देता हूं, संजय राउत ने क्या क्या कहा है। ट्वीट में तो जो कहा है, साथ ही उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक क्या होगा, सत्ता चली जाएगी। दो मेहमान भी हमारे साथ, पहले संजय राउत को सुन लेते हैं। हम संघर्ष करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी। और क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। सर, लेकिन प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। सोहित हमारे साथ हैं। सोहित, बताइए कितने बजे कैबिनेट, फिर यदि कैबिनेट ने फैसला लिया तो गवर्नर साहब को कैसे भेजेंगे? बाबा देखिए, कैबिनेट के लिए नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। 1 बजे ये कैबिनेट शुरू होनी थी। अधिकांश जितने लोग आए बाबा, मैं आपको बता दूं, एनसीपी से जितेंद्र आव्हाड आए हैं, कांग्रेस के 3-4 बड़े नेता आए हुए हैं, बाला साहेब थोरात जो सबसे वरिष्ठ हैं अगर इस पूरे कैबिनेट की आप बात करें तजुर्बे में भी, और सीएलपी नेता भी हैं, वो कांग्रेस के महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री भी हैं, यशोमती ठाकुर आई हुई हैं, अमित देशमुख आए हुए हैं। तो कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ है बाबा। अब देखना है शिवसेना से कितने लोग आते हैं, और आज तो केवल मंत्रियों को यहाँ पर पहुँचना है। मैंने अभी कुछ समय पहले बाला साहेब थोरात से बात की है, हम उसे भेज भी रहे हैं, आप देखिएगा। उनसे मैंने पूछा कि सरकार गिर रही है, कि आज आप लोग इस्तीफा देने वाले, बोला ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास आंकड़े हैं। तो मैंने बोला आज कैबिनेट के आप लोग चर्चा क्या करेंगे? कह रही है जिस तरह से हर हफ्ते कैबिनेट होती है उसी तरह से कई सारे हमारे मुद्दे हैं, उस पर बातचीत करेंगे। ये माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे भी पहुंचेंगे। कल मैंने भी लाइव करते हुए कहा कि ये अभी पिछले कई समय से ऐसा होता है कि उद्धव ठाकरे कैबिनेट में नहीं आते हैं, वो घर से ही वर्चुअली जुड़ते हैं। लेकिन इस बार अब जो खबर आ रही है बाबा, वो ये है कि उद्धव ठाकरे को कोविड हो चुका है। तो वो कोविड है, आदित्य ठाकरे साथ में रहते हैं, तो आदित्य ठाकरे भी यहाँ पर आते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ों पर नज़र बनी रहेगी। क्या कुछ अंदर होता है ये देखना अहम होगा। क्या आज कैबिनेट में की बैठक में कोई फैसला लिया जाता है, जिस तरह से संजय राउत ने ट्वीट किया है, या अभी कई तरह से गणित बिताने की कोशिश की जा रही है, बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। पहले जब सुबह वो मिलते, वो कहते शिवसेना साथ में है, वो कहते एकनाथ शिंदे से 1 घंटा बातचीत हुई है, वो मुंबई आएंगे। फिर वो ये भी कहते हैं कि सत्ता आएगी या जाएगी। अगर एकनाथ शिंदे साथ में है तो सत्ता आने या जाने की बात कहाँ से आती है? वो जो भंग करने की बात कर रहे हैं विधानसभा को, वो बात कहाँ पर आती है? तो 2 कॉन्ट्राडिक्टरी बात उन्होंने की है। मैंने जब बाला साहेब थोरात से पूछा कि इस पर आपका क्या कहना है, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता है। संजय राउत ने ये क्यों कहा, आपको उनसे ही पूछना चाहिए। अब तक यानी कांग्रेस कह नहीं रही है या उन्हें इसके बारे में अभी बताया नहीं गया है कि क्या कुछ होना है। शिवसेना के खेमे में भी फिलहाल ज़्यादा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है बाबा। ये भी आप समझ लीजिए कि हो सकता है कि कैबिनेट जिस तरह से चलता है उसी तरह से चले। शाम को आज एक बैठक बुलाई गई है जहाँ पर उद्धव ठाकरे कई विधायक जो मुंबई में बचे कुछ उनके विधायक हैं, उनके साथ बैठक करेंगे, तब किसी चीज़ का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन अब जब क्योंकि उनको कोविड हो चुका है, तब तो वो विधायकों से भी नहीं मिल पाएंगे। तो अब ये उद्धव ठाकरे पे तय करना है कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं। उनकी रणनीति का भी इंतजार है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अपनी रणनीति तो साफ कर दी है। वो अब गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, संख्या बल दिखा दिया है। सुबह मैंने उनसे बातचीत भी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि 46 विधायक उनके साथ में हैं और वो शिवसेना में ही हैं। तो अब देखना है कि इस पर उद्धव ठाकरे आगे क्या कदम करते हैं। क्या आज कैबिनेट पर कोई बड़ा फैसला होता है या नहीं, इस पर नज़र बनी रहेगी बाबा। जी हाँ, सबको इंतजार है कि उद्धव ठाकरे के अगले कदम का। रोहित चंद्रावरकर साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं। सर, आप कैसे देखते हैं इस पूरे क्राइसिस को, उद्धव ठाकरे को और शिवसेना को? क्या असेंबली भंग होने की बात जो हो रही है, हालांकि उनका अधिकार है, कैबिनेट रिकमेंड कर सकती है, क्या ऐसा हो सकता है?
रंजन जी, ये हर घंटे सिचुएशन बदलती जा रही है महाराष्ट्र में, जैसे कि आप भी देख रहे हैं, आपके यहाँ के जो करस्पॉन्डेंट्स है वो भी बता रहे हैं। अभी लेटेस्ट ये हो गया है कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों कोरोना पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि 1-2 दिन कुछ ज्यादा एक्शन नहीं होगा। आप जिस चीज पे पूछ रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ी ट्विस्ट वाली बात है कि संजय राउत जो कि एक प्रोमिनेंट फेस रहे हैं मीडिया के लिए इस गवर्नमेंट की, वो ट्वीट कर रहे हैं कि विधानसभा भंग हो सकती है वगैरह, और कांग्रेस के लोग बाइट दे रहे हैं मीडिया को इमीडिएटली, मिनिस्टर्स भी बाइट दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं सोच रही है, और संजय राउत को किसने अथॉरिटी दी कि वो इस तरह से ट्वीट करे, वो तो गवर्नमेंट में भी नहीं है। तो फिर से एक बार जो देवेंद्र फडणवीस या बाकी नेता बोल रहे थे, जो एलिगेशन लगा रहे थे कि इस गवर्नमेंट में अलग अलग जो पार्टियां हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो बात फिर से उभर कर आई है, ऐसा मुझे लगता है। राइटिंग ऑन द वॉल इंग्लिश में जैसे बोलते हैं, वो तो क्लियर दिख रहा है कि ये गवर्नमेंट ज्यादा दिन या ज्यादा हफ्ते बोल सकता हूं टिकना मुश्किल है। ये बात मैं आपको एक प्रेडिक्शन, जो आपके देखने वाले दर्शक हैं उनको उन्हें शायद ये बात मालूम करने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि आगे क्या होगा। आगे मुझे लगता है ये होगा कि जैसे ही गवर्नर एक्टिव हो जाएंगे, वापस राजभवन में आएंगे, तो ऑपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस जाके उनसे मिल सकते हैं और बोल सकते हैं कि फ्लोर टेस्ट किया जाए असेंबली में। और फ्लोर टेस्ट में आज की तारीख में जो नंबर दिख रहे हैं उसमें क्लियरली दिख रहा है कि महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाएगी, गिरेगी। तो उसके पहले 44 में से 41 विधायक उपस्थित थे। 3 राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक है। जो हमने समर्थन दिया था एनडीए सरकार का, ये कायम रहेगा। हम एनडीए सरकार की सपोर्ट करते रहेंगे। मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था, पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए अभी सुबह, पर मेरी लंबी बात उनसे फोन पर हुई है और मैंने आश्वस्त किया कि कांग्रेस के सब विधायक एनडीए सरकार को सपोर्ट करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रलोभन की राजनीति है, पैसे और पोस्ट की, जो उन्होंने शुरुआत करी थी अरुणाचल प्रदेश में, इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, झारखंड में प्रयास किया, अब इसका उपयोग महाराष्ट्र में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से क्या बात हुई? बहुत सारी बातें हुई। वो कॉन्फिडेंट है, उन्हें विश्वास है कि शिवसेना के विधायक उनका साथ देंगे। जो चले भी गए हैं, बहुत सारे लोग गलतफहमी में गए हैं, उनका ये विश्वास है। यानी आप समझ रहे हैं कि कोई विधानसभा बर्खास्त होने की नौबत अभी तक नहीं आई? शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा बर्खास्त की दिशा में है। वो मुझे उद्धव ठाकरे जी से इस पर भी बात हुई। उन्होंने कहा कि विधानसभा बर्खास्त करने का कोई अभी प्रस्ताव नहीं है। तो ये संघर्ष साथ खड़ी रहेगी। ये एक बड़ी खबर कमलनाथ ने कही है, जो कि अभी निकले हैं। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे से उनकी फोन पे लंबी बातचीत हुई है। आप ये खबर चला सकते हैं, ये बड़ी खबर है जिसमें उद्धव ठाकरे ने साफ किया है कि विधानसभा भंग करने का उनका कोई प्रस्ताव नहीं है। रोहित चंदावरकर साहब, आप हमारे साथ हैं और अतुल कुलकर्णी भी जुट गए। रोहित सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए पहले। अब ये खबर जो कमलनाथ को आपने सुन लिया होगा, उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे से उनकी फोन पे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम विधानसभा भंग नहीं कर रहे। मैं 4 सेकंड ये वही बात कर रहा था कि कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई ये नहीं है, प्लानिंग नहीं है कि वो विधानसभा को भंग करे। और ये संजय राउत ने क्यों ट्वीट किया और कैसे किया, शायद कैजुअली उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं वो सब डिनाई कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है जी। मुझे लगता है कि लास्ट पॉइंट में जो बोलना चाहता हूं कि आगे क्या होगा, आपके दर्शक जानना चाह रहे होंगे यही बात कि आगे क्या होगा। मुझे लगता है कि 2-3 दिन जाएंगे, क्योंकि गवर्नर भी खुद एडमिट है हॉस्पिटल में। जैसे ही वो वापस आएंगे तो मुझे लगता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन देवेंद्र फडणवीस जाके एक लेटर उनको दे सकते हैं, जिसमें वो कहेंगे कि विधानसभा में फ्लोर टेस्ट किया जाए। और फ्लोर टेस्ट हो जाएगी कुछ दिन बाद। फ्लोर टेस्ट में ये अभी आज के आंकड़े देखते हुए दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार यानी महाविकास आघाड़ी सरकार अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाएगी और उसके बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है वो आगे देखा जाएगा। लेकिन ये राइटिंग ऑन द वॉल, मनोरंजन जी, मैं कहना चाहता हूं, ये दिख रहा है आपके दर्शकों के लिए, आपके लिए ये क्लियर है कि कुछ हफ्तों में ही महाराष्ट्र की सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खोने वाली है, गिरने वाली है।
ओके रोहित सर, अभी अतुल कुलकर्णी भी जुड़ गए। कुलकर्णी साहब, आप मुझे बताएं शिवसेना का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अब शिवसेना के लिए क्या है, उद्धव ठाकरे के लिए क्या कुछ बचा है? अभी देखा जाए तो उद्धव ठाकरे जी के लिए कुछ बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि शिवसेना के एमएलए जितने उनके साथ चाहिए थे उतने नहीं रहे। ये कोविड, अभी पॉलिटिकल कोविड भी बोला जा सकता है, क्योंकि उनको भी 3-4 दिन चाहिए वक्त निकालना है, तो उसका वो भी रीजन हो सकता है अचानक से कोविड होना, ये भी चर्चा है। लेकिन एक देखा जाए तो उनको 2-3 दिन का वक्त निकालना है, और सरकार अभी तुरंत वो इस्तीफा देंगे कैबिनेट में वगैरह, ऐसा तो हमें नहीं लगता। लेकिन शिवसेना के हाथ में अभी बहुत कुछ कम ऑप्शंस बचे हैं। एक ऑप्शन है कि या तो बीजेपी के साथ चला जाए, कुछ दिन वो ऐसा रूट के बैठ जाएंगे, बताएंगे कि नहीं मुझे नहीं जाना है, आपको जो करना है करिए वगैरह, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी बार बार बता रहे हैं कि हम शिवसेना में ही रहेंगे और शिवसेना के साथ ही है। तो एक प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकती है कि शिवसेना फिर से एक साथ आए और फिर उद्धव ठाकरे के ऊपर प्रेशर डाला जाए और बताया जाए कि नहीं हम ठीक है, हिंदुत्व के लिए और पार्टी के लिए हम बीजेपी के साथ जाएंगे। ये भी एक नैरेटिव यहाँ पे चर्चा में है। तो उतना ही एक विकल्प उनके सामने दिखाई दे रहा है, या तो फिर पार्टी टूट जाएगी, ये तो सीधी सीधी बात है जी। सीधे अभिषेक के पास चल सकते हैं। अभिषेक, जो कि अतुल कुलकर्णी ने कहा कि क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या कि पार्टी बचानी है तो फिर बीजेपी के साथ जाया जाए? कैसे? एक दिन पहले अगर आप कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना फ्लॉप शो है, सामना हर दिन कोई हमले कर रहा है, आप औरंगाबाद को लेकर, नाम बदलने को लेकर आक्रामक हैं, आपके रिश्ते देवेंद्र फडणवीस के साथ इतने खटास भरे हैं कि पारिवारिक टिप्पणियां हो रही हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो ऐसे में कैसे? मतलब ये एक बड़ा सवाल है। और इसके लिए ठाकरे परिवार को अपना जो कथित तौर पर उनका प्राइड है, जो अभिमान है, उसको सबसे पहले सरेंडर करना होगा बीजेपी के पास। इसका सवाल मैं उलट देता हूँ अभिषेक, मैं सवाल उलट देता हूँ। यही चर्चा यदि हम 2019 में कर रहे होते कि भाई क्या एनसीपी और कांग्रेस के साथ शिवसेना जा सकती है, तो जवाब भी कुछ ऐसा ही आता कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, एक हिंदुत्व के रूप में चलता है और बाकी पार्टियां ऐसी नहीं है। ये मेरा सवाल अब उलट के हो, राजनीति में तो कुछ भी पॉसिबल है यदि सत्ता चाहिए तो। मैं लेकिन बाबा 2019 में मैं उन चंद लोगों में से था जिन लोगों ने ये लगातार कहा था कि ये विकल्प है, और ये विकल्प इसलिए है क्योंकि आप अगर सेना के अंदर जो उनके टॉप लोग हैं उनसे बात करेंगे तो उनका कहना है कि बीजेपी के साथ रहने में बीजेपी हमारे को अंदर ही अंदर बहुत कुछ काट देगी, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। वो उदाहरण देते हैं अकाली दल का, वो उदाहरण देते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पे हमारी जूनियर पार्टनर थी, बाद में हमारी सीनियर पार्टनर हो गई, तो लगातार वो हमसे हमारी ताकत छीनते चले जा रहे हैं हमारे साथ रह के हुए। देखिए मसला ये नहीं था कि वो लोग क्यों हटे थे, वो तो देखिए हिंदुत्व की बात या मुख्यमंत्री के पद की बात, ये सब तो बहाना था। असल में क्या है? असल में तो ये है कि एक पाई है, दोनों की एक ही पाई है हिंदुत्व की, और एक ही किस्म के वोटर हैं जिनका बिखराव बीजेपी रोकना चाहती थी शिवसेना के साथ मिलकर, और शिवसेना उसमें से कहती है कि आप अपना पाई इतना बढ़ा चुके हैं कि अब आप हमें जीने नहीं दे रहे हैं। और यही बात हर जगह, जो भी जूनियर पार्टनर पूरे देश में बीजेपी के रहे हैं, आप जहां जहां जाएंगे, कोई भी राज्य उठा के देख लीजिए, वो पहले छोटे पार्टनर के तौर पर बीजेपी आती है, बाद में वो अपने पार्टनर को खत्म कर देती है और वो बड़ी हो जाती है। ये डर है मुख्य, जिसकी वजह से वो इस सरकार को बनाने के लिए तैयार हुए थे। अतुल कुछ कहना चाहते हैं अभिषेक, अतुल कुछ कहना चाहते हैं। अतुल, आप कुछ इंटरव्यू करना चाह रहे थे। ऑडियो म्यूट है आपका। बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ। नहीं, शिवसेना को अभी जैसा आपने कहा कि पॉलिटिक्स में कुछ भी असंभव नहीं है, तो जो उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि 25 साल हमारे घर बर्बाद हो गए बीजेपी के साथ, वो बोल सकते हैं कि पार्टी और हिंदुत्व के मुद्दे पर हम फिर से एक बार एक साथ आए हैं, तो वो बोलने में भी उनको कोई दिक्कत होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन खास बात यह है कि एकनाथ शिंदे ने इतना
आगे जाके उन्होंने क्यों किया। तो छोटी छोटी बातें हैं, जब ऑफिसर्स प्राइवेटली बताते हैं तो वो कहते हैं कि हमें स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस थे कि एकनाथ शिंदे की तरफ से जो भी फाइल आती है तो पहले हमें पूछा करिए और फिर उसके ऊपर साइन होगी। तो एकनाथ शिंदे उसके वजह से भी दुखी थे। सिडको, उनके पास यूडी डिपार्टमेंट है, सिडको बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, नगर यूडी के सेक्रेटरी, सिडको के सेक्रेटरी, कई ऑफिसर्स ऐसे हैं जो बताते रहते हैं कि हमें सूचना है कि जो भी फाइल आएगी पहले हमें बताया करिए। उस वजह से भी वो दुखी थे। पार्टी में उनके डिस्ट्रिक्ट में भी जो उनको ऑफिसर्स चाहिए थे, बीच में तबादले हुए आईपीएस ऑफिसर्स के, उसके ऊपर से भी वो कुछ तबादले रोके गए, बाद में उनको जो चाहिए था वो दिया गया। और सबसे बड़ी बात इसमें जितने भी उनके साथ विधायक दिखाई दे रहे, उसमें एक बात कॉमन है कि जो एनसीपी से दुखी है जी, या तो उनके मतदार संघ में एनसीपी उनको तकलीफ दे रही है, ऐसे ज्यादातर लोग उनके साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि एनसीपी ने जिस तरीके से 2 साल में काम किया है, शिवसेना के विधायकों को निधि नहीं देना है, उनके मतदार संघ में कुछ पैसा ही नहीं देना है, और उनके मतदार संघ में शिवसेना का जो भी सेकंड इन कमांड रहेगा उसको कैसे ताकत मिलेगी, इस तरीके का काम अजित पवार और जयंत पाटिल ने मिलकर किया। उसकी वजह से बहुत बड़ी नाराजगी एनसीपी के खिलाफ हुई थी। आज भी एकनाथ शिंदे जो बोल रहे हैं वो एक बात बार बार बोल रहे हैं कि आप एनसीपी के साथ और कांग्रेस का साथ मत दीजिए, आप बीजेपी के साथ जाइए, हम आपके साथ हैं, हम शिवसेना के हैं, शिवसेना में ही रहेंगे, हम कोई अलग पार्टी नहीं करना चाहते। तो ये अंदरूनी तीनों पार्टी की जो गड़बड़ियां है या तीनों में जो तालमेल की कमी है, और कई विधायक तो शिवसेना के ये भी कहते आए हैं कि हमने कई बार उद्धव ठाकरे को बताया कि हमारे मतदार संघ में आप ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ काम नहीं हो रहे हैं, हमारी निधि दूसरे को दी जा रही है, उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे ने उनका साथ नहीं दिया है। ऐसे कई एमएलए दुखी होकर आज एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। ये सबसे अहम बात है उसमें। बिल्कुल अतुल जी, तो देखते हैं कि क्या कुछ अब आने वाले वक्त में निकलकर सामने आता है, क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ ने जानकारी दी कि उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, और उद्धव ठाकरे की तरफ से ये आ रहा है कि असेंबली भंग करने का प्रस्ताव जो है वो फिलहाल नहीं देने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे घटनाक्रम जो है वो तेजी से बदल रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तो महाराष्ट्र में महाभारत छिड़ा हुआ है, और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी। लेकिन इस वक्त जो ताजा खबरें आ रही हैं वो आपको बता देते हैं। राज्यपाल को कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी कोरोना हो गया है। ये जानकारी कमलनाथ ने दी, और कमलनाथ ने यह भी बताया कि उद्धव ठाकरे कॉन्फिडेंट है कि जो गए हैं वो वापस आ जाएंगे, और अभी विधानसभा भंग करने जैसी कोई बात नहीं है। अब आपको गुवाहाटी का हाल बताते हैं कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। तो गुवाहाटी से ये खबर आ रही है कि यहाँ के होटल की जो बुकिंग है वो 7 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। गुवाहाटी के होटल के और कमरे भी बुक कर दिए गए हैं, और होटल के अब 70 कमरे जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। रत्नदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ गए गुवाहाटी से। रत्नदीप, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है, और क्या तस्वीरें कुछ आपके सामने आ पाई हैं अभी तक वहां पर? देखिए, इस वक्त हम गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल पे हैं, और ये है यहाँ का बाहर का नज़ारा। यहाँ पे पुलिस पर्सनल बाहर पे ड्यूटी में तैनात हैं, बहुत ज़्यादा पुलिस प्रेजेंस यहाँ पे है। और सुबह से ही हमने देखा, और हर बार जब हम अपने प्रोफेशनल ड्यूटी करने आते हैं तो इसी तरह पूरे दिन सुबह से पुलिस प्रशासन ने हमें रोका है। इस तरह से एयरपोर्ट से शुरू करके इस होटल के बाहर हर बार पुलिस ने मीडिया को रोका है अपने कवरेज में। मगर अब देख सकते हैं ये है बाहर का नज़ारा इस होटल का, और अंदर वहाँ पे एकनाथ शिंदे और उनके जो लॉयलिस्ट हैं वो हैं। जो हम कंफर्म कर सकते हैं कि 36 विधायक अंदर हैं, मगर जो सूत्रों के मुताबिक हमें खबर मिल रही है कि आज शाम तक और 4 से 5 विधायक यहाँ पे में पहुँचने की एक खबर है। और इसके साथ साथ ही जो पहले खबर आ रही थी कि 3 दिन के लिए यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं और 50 होटल के रूम बुक किया गया है, मगर अब उसको एक्सटेंड किया गया है 7 दिनों के लिए, और 70 रूम बुक किया गया है। तो एक लॉन्ग ड्रॉन प्लानिंग है, और बहुत दिन रहने की एक प्लानिंग तो की गई है। मगर इसके साथ साथ ये भी बता दें कि बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आज जो मुंबई में जो
कैबिनेट मीटिंग है उस पर क्या फैसला आता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे और उनके जो सहयोगी है उन्होंने एक राउंड मीटिंग यहाँ पे कर ली है। और यहाँ पे इसके बाद अगर कुछ फास्टर डेवलपमेंट होते हैं तो जो बस होटल से इनको यहाँ पे लाए थे उन बसों को फिर से रिफ्यूल करके यहाँ पे स्टैंड बाय रखा गया है। खबर यह भी है कि जो चार्टर्ड एयरक्राफ्ट को भी स्टैंड बाय रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक जो खबर हमें लग रही है कि बीजेपी के कोई नेता इस उनके मीटिंग में शामिल नहीं है अंदर में, मगर सुबह से ही हमने देखा है एयरपोर्ट से होटल तक कि जो असम बीजेपी के कुछ नेता यहाँ पे जो लॉजिस्टिक की जो देखभाल है वो कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर ये है कि असम के 2 मंत्री पीयूष हजारिका और जयंत मल्ल बरुआ वो ये निगरानी कर रहे हैं। इनके साथ जो असम के लोकसभा एमपी हैं पल्लव लोचन दास वो एयरपोर्ट भी गए थे। सुशांत बुरगोहाई जो कि बीजेपी के एमएलए हैं उनको लेके जब ये शिवसेना के एमएलए आए थे तो ये 4 जो नेता हैं ये मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा के करीबी माने जाते हैं। और एक समय जब हिमंत बिश्वा शर्मा कांग्रेस छोड़ के बीजेपी आए थे तो ये लोग भी उनके साथ ये 3 लोग उनके साथ थे और सुशांत बुरगोहाई बाद में आए थे, मगर बहुत करीबी माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है आज सुबह जब जो एकनाथ शिंदे और उनके जो सहयोगी हैं उनके जो लॉयलिस्ट हैं यहाँ पे आने के पहले कुछ देर पहले मुख्यमंत्री का कॉन्वॉय यहाँ से निकल के गया। वो खुद मुआयना करके गए कि किस तरह के इंतज़ाम है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं पे जो बीजेपी है उसका एक जो इन्फ्लुएंस इस पूरे मामले में है ये झलकता है, क्योंकि बहुत सारे असम बीजेपी के नेता अभी जुटे हुए हैं यहाँ पे लॉजिस्टिक में, जबकि उनका कंसंट्रेशन होना चाहिए था असम के बाढ़ में, क्योंकि असम में 50 लाख से भी ज़्यादा लोग बाढ़ प्रभावित हैं। और जो मंत्री या नेता बाढ़ की जो मैनेजमेंट है उसमें लगे हुए रहना चाहिए था, मगर शायद ये और भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रायोरिटी है बीजेपी के लिए और इसीलिए शायद इनको असम लाया गया है। मगर सूत्रों के मुताबिक जो खबर है कि तैयारी तो है, ज़्यादा दिन अगर वो रहने की ज़रूरत है तो 7 दिन के लिए तैयारी है, मगर अगर डेवलपमेंट हो, फास्टर डेवलपमेंट हो तो जल्दी वो लोग निकल जा पाए मुंबई के लिए, उसकी भी तैयारी हो चुकी है। जी रतनदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लंबे समय के लिए 7 दिन के लिए, क्योंकि दोनों को कोविड हो गया है तो जाहिर है तो अब उनको लग रहा है मामला लंबा खींचेगा, तो होटल की बुकिंग तुरंत बढ़ा ली है वहां पर और 7 दिनों के लिए बुकिंग बढ़ा ली, ये खबरें आ रही है। और सुरक्षा तो बाबा चाक चौबंद है ही। अभिषेक आप मुस्कुरा रहे, कह दीजिए आप भी। नहीं, मेरा ये कहना है कि अभी तक लोग ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी का साथ नहीं है। बीजेपी का साथ है पूरी तरीके से। जो लोग गए हैं उनचार्टेड की व्यवस्था कैसे हुई, कौन कौन से बीजेपी के नेता हैं, चूंकि रिकॉर्ड पे कुछ नई बातें होती हैं इसलिए नाम हम बताने से कतराते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सारा कुछ बीजेपी का, लॉजिस्टिक पूरा बीजेपी का है। वहाँ पे जो नेता आपको बैकग्राउंड में जब वो एक छोटा सा वीडियो बनता है तो उसमें से जो लोग पीछे से दिखाई देते हैं उन सब में आपको समझ में आएंगे। बहुत सारे मुंबई के बीजेपी के नेता हैं जो एक जो खबर है, एक जो अभिषेक एक खबर है कि नितिन देशमुख मिल गए हैं शिवसेना को, कंफर्म कर दीजिए। बिल्कुल, मैं अभी आपके साथ में थोड़ी देर पहले तक देखिए इनमें से बहुत नितिन देशमुख को लेकर शक था कि वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मतलब वो वापस उस तरीके से आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो जा रहे हैं गुवाहाटी। लेकिन इसमें अभी मसल पावर चल रहा है। देखिए इसे कहते हैं ना बाबा अदिति की जिस कला में दरअसल एकनाथ शिंदे पारंगत थे, वो ऐसे लोगों को उठा के लेके आना, वो मसल मैन भी थे उद्धव ठाकरे के, उनकी जिम्मेदारी थी लोगों को लेके आना, इकट्ठे करना। जब सरकार में पिछली बार संकट था तब ऐसे ही हुआ था। अब वो आदमी अपनी मसल मैन अपनी पूरी पार्टी बना के चला गया है, तो अब दूसरा कोई है। अब दूसरी ये जिम्मेदारी सचिन अहीर जैसे लोगों को मिली है, जिनको अभी चुन के लेके आया है। सचिन अहीर का एक पुराना ट्रेड यूनियन का रिश्ता है यहाँ पे। दरअसल जो होटल्स हैं उन तमाम होटल्स में शिवसेना की कामगार यूनियन है और कामगार यूनियन के जो कर्मचारी होते हैं वो दरअसल होटल के कर्मचारी होते हैं। तो एयरपोर्ट में भी जो यूनियन थी उसने पिछली बार एयरपोर्ट से उड़ने नहीं दिया था, इसीलिए इस बार सड़क के रास्ते गए हैं। आप देखिए कि अगर शिवसेना के एमएलए अगर विमान से उड़ना चाहते तो उनको वहाँ की यूनियन, कामगार यूनियन एयरपोर्ट पे जो है वो उड़ने नहीं देती, वो उनको पकड़ लेती थी। पिछली बार बाथरूम में बंद किया था, तो इस बार जो है वो बाथरूम की नौबत नहीं आई है।
इस बार जो है सड़क मार्ग से, लेकिन ऐसा नहीं था कि सड़क मार्ग से रोकने की कोशिश और सड़क रास्ते की गई थी, पहुंच जाते लेकिन मुंबई से अभिषेक, इसलिए शायद अब सीधे आपने प्रदेश ही चेंज कर दिया, आप पश्चिम से लेकर उनको पूर्व में चले गए और इतना दूर कर दिया कि अब संपर्क साधना अच्छा खासा मुश्किल हो रहा है उन बागी विधायकों से। अभिषेक लौटेंगे आपके पास एक छोटे से ब्रेक। अभी कोई दूत नहीं जा पाएगा जी एक ब्रेक लेते हैं। दूत नहीं जा सकता है, कल दूत चले गए थे। बिल्कुल एक ब्रेक लेते हैं, चंद पलों में लौटते हैं। हमारे साथ दो मेहमान भी बने हुए। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर महाभारत छिड़ा हुआ है और आपको बता दें कि जो कुछ नई खबरें निकलकर इस वक्त आ रही हैं कि गुवाहाटी में जो होटल है उसको 7 दिनों के लिए उसके जो कमरे हैं वो और बुक कर लिए गए हैं ताकि इंतजाम जो है और थोड़ा लंबा कर लिया गया। और उसकी वजह यह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। राज्यपाल को लेकर जानकारी मिल ही चुकी है कि उनमें भी कोरोना के लक्षण है, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और कैबिनेट की बैठक उधर शुरू हो चुकी है। कमलनाथ जो है वो मुंबई में है, अपने विधायकों से उन्होंने बातचीत की। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। रोहित चंदावरकर है, वरिष्ठ पत्रकार, अतुल कुलकर्णी है, संपादक है लोकमत के। अतुल जी, बहुत देर से मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, अगर ये कोविड की बात हटा दी जाए तो जो नंबर्स इस वक्त एकनाथ शिंदे के पास हैं वो नंबर्स तो खुद मुख्यमंत्री के पास भी नहीं है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री के पास ये बोला जाए कि आप सरकार बचाने के लिए कुर्सी छोड़ दीजिए, तो क्या वो कहीं नजर आती है उसकी संभावना? उसकी संभावना बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि जितने विधायक उनके पास चाहिए उतने आज की डेट में नहीं है। तो इस्तीफा तो देना है, उठ बैठेगा, लेकिन किस करवट बैठेगा उतना ही देखना बाकी है। लेकिन 1-2-4 दिनों का वक्त इन्हें भी चाहिए, उन्हें भी चाहिए। तो ये जो कुछ भी चल रहा है वो अभी गुलाब राव पाटिल यहाँ के मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर, वो अभी गुवाहाटी मिलने गए एकनाथ शिंदे जी के लिए। कल मिलिंद नार्वेकर जाके मिलके आए उन्हें। तो ये बातचीत तो पर्दे के पीछे जारी है, बातचीत बंद नहीं है ऐसा नहीं है। और बार बार एकनाथ शिंदे एक बात कह रहे हैं कि मैं शिवसेना के साथ जुड़ा हूं और शिवसैनिक हूं। तो ये बात भी है कि कहीं ना कहीं सबका प्रेशर बना के ये बात बहुत जोर से सामने आ रही है, कहीं ना कहीं प्रेशर बना के ये बताया जाए कि नहीं, हमको बीजेपी के साथ जाना है, हिंदुत्व के एजेंडे पे जाना है। क्योंकि हर एक का अपने अपने मतदार संघ में इश्यूज है। ये पहले कांग्रेस या राष्ट्रवादी से लड़कर जीत कर आए हैं और फिर उन्हीं के साथ सरकार में बैठे हैं। जब इलेक्शन होगा तो इनको उन्हीं के साथ कैसे लड़ेंगे या अपनी सीट कैसे छोड़ेंगे, ये सब बातें हैं। इसीलिए अभी से उसके लिए ग्राउंड बनाया जा रहा है। और शिवसेना के जितने भी एमएलए विधायक है वो चाहते हैं कि वो कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ, एनसीपी के साथ साथ जुड़कर चुनाव जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल लगता है और उनको बीजेपी का सपोर्ट चाहिए। इसलिए ये सब चल रहा है। लेकिन किसी भी हालत में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ेगा, ये आज की हालत है। जी, रोहित चंदावरकर साहब भी हमारे साथ हैं। सर, ये जो पॉलिटिकल कोविड हुआ है इसके दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। एक तो आपने समझाया कि क्या होगा, बीजेपी गवर्नर को कहेगी, फिर विधानसभा बुलाया जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल ये है, ये जो पॉलिटिकल कोविड है इससे जो समय मिला है, क्योंकि गुवाहाटी में भी 7 दिन का एक्सटेंड कर दिया गया स्टे, उसमें इस बीच में आप शरद पवार की क्या भूमिका देखते हैं? क्या वो इसी तरह से अघाड़ी की सरकार जाने देंगे? देखिए, शरद पवार ने बहुत ही ज्यादा वेट एंड वॉच इस तरीके का स्टैंड अभी लिया हुआ है। मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ बहुत ही दिनों से। मतलब कल दोपहर में वो दिल्ली में थे और जब उनको पूछा गया ये सब चीज के बारे में तो उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि ये शिवसेना का इंटरनल मामला है, शिवसेना का अंतर्गत इश्यू है और उस पर वो नहीं बोलना चाहेंगे। उनको ये क्लियरली दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे शायद जिस तरह से एक्सपेक्ट किया गया था उस तरह से अपना एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, पार्टी भी नहीं चला पा रहे हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक इंटरनल व्यू देना चाहता हूं। वो ये है कि जिस तरह से आदित्य ठाकरे को बहुत ही ज्यादा प्रमोट करके प्रोमिनेंस दिया जा रहा था पिछले कुछ महीनों से, 2-3 सालों से, उसकी वजह से ये हो रहा है। और कल आपके ही इंग्लिश शो पे मैंने ये बात कही थी कि ये जो एक अपने ही फैमिली का रूल चलाने की बात है, ये 2005 में इसी वजह से उद्धव ठाकरे को जब प्रमोट किया जा रहा था तब नारायण राणे ने पार्टी छोड़ी थी और बाला साहब ने बोला था कि मेरे उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे होंगे, तो उससे नाराज होके नारायण राणे निकले थे। अभी ये दिख रहा है कि ये बात फिर से हो रही है 2022 में, जब उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि मेरे बाद नंबर 2 शिवसेना में आदित्य ठाकरे होंगे।
इस वजह से बहुत ज्यादा नाराजगी जो विधायक है उनमें दिखाई दे रही है। और उसमें दूसरी बात यह कि कोरोना पीरियड में 2 साल तक चीफ मिनिस्टर अपने घर से ही काम चला रहे थे, लेकिन कोरोना पीरियड खत्म होने के बाद भी वो मंत्रालय में नहीं दिखाई देते, वो विधायकों से नहीं मिलते, वो फोन पे एक्सेसिबल नहीं है। और एनसीपी के हमारे सीनियर फ्रेंड्स कुछ बता रहे हैं, प्राइवेट में ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं, इसलिए उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, कि 1-2 बार ऐसे हो गया कि शरद पवार जी के फोन कॉल्स ही उद्धव ठाकरे ने नहीं उठाए और अपने पीए को बोला कि उनको बोलिए कि मैं बाद में कॉल करूंगा। तो ये मैं बात इसलिए बता रहा हूं बाबा के आप देख सकते हैं कि शरद पवार अभी विड्रॉन सिचुएशन में है, उनको भी लग रहा है कि ये नहीं संभल रहा है और ये नहीं हो रहा है। इसमें थोड़ा सा उद्धव ठाकरे जी का पर्सनालिटी, उनका वो इंट्रोवर्ट होना और ये सब बातें भी कुछ हद तक है। दूसरी चीज ये है, दूसरा मुद्दा, आखिरी पॉइंट ये है कि एक बाला साहब ठाकरे की लेगेसी जो है, उनका वारिस कौन रहेगा, इस पे बहुत ज्यादा बैटल महाराष्ट्र में चल रहा है। आप जानते हैं कि राज ठाकरे क्लेम कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि वही वारिस है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा काम किया था शिवसेना के लिए पिछले समय में। उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं वो उनके बेटे हैं इसलिए है। तो अभी मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जो ट्वीट कर रहे हैं और उसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वही बाला साहब की लेगेसी आगे चलाएंगे और उद्धव ठाकरे उसमें केपेबल नहीं है वो बात करने के लिए। जी हाँ, ये इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन ये सवाल भी है, अभी हमारे पास वक्त नहीं है, कि गृह मंत्री एनसीपी का, वित्त मंत्री एनसीपी का, राजस्व मंत्री कांग्रेस का, और सरकार अच्छे से ना चले तो ठीकरा उद्धव ठाकरे पे फूटता है। इसकी वजह पर भी चर्चा करनी जरूरी है। एक ब्रेक लेते हैं और फिर कहीं जाइएगा नहीं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।